नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मध्य प्रदेश वीरों की भूमि है और वीरों का इतिहास मध्य प्रदेश है। तो इस वीर भूमि का जो भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति हो, जोश खरोश से भरा होगा। जैसे आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो शायद इसी जोश के साथ मध्य प्रदेश के जो हमारे डीएड साथी हैं, ओतपोत हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ की भांति न सही, लेकिन जो मेरा एक विचार कहता है, उस विचार को निश्चित रूप से जो भी साथी हों, चाहे वो बीटीसी वाले हों और डीएड वाले हों या बीएड वाले हैं, तो निश्चित रूप से सुनिएगा। अगर जो साथी चैनल में नए हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ न कुछ जानकारियां तो मेरे चैनल से आपको मिलेंगी ही। निश्चित रूप से कुछ न कुछ जानकारियां आपको मिलती ही होंगी और भविष्य में भी मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी में, तो वो बीएड के हक में नहीं आया, बीटीसी के हक में आया। तो इस दरमियान जो है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी जो है कि प्रोसेसिंग में थी, चल रही थी। बहुत सेकंड मेरिट लिस्ट जो आउट हुई थी, तो सेकंड जो काउंसलिंग थी, सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग थी, वो चल रही थी। तो मध्य प्रदेश के तमाम साथियों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर, हमारी जो ज्वाइनिंग है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप की तरफ से जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार की तरफ से सरकार अपने महाधिवक्ता को उतारे फील्ड में तो भी बढ़िया है, और किसी जो है सॉलिटरी जर्नल जो भी है महाधिवक्ता जिसको कहते हैं, वो उतारे आप, और जो विभाग अपने एडवोकेट को खड़े करे। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका दोष भी कुछ नहीं है, और आप जो है कि बेफिक्र होकर के नौकरी करते रहिए। ये मैंने उनको अपने चैनल के माध्यम से दिलासा भी दिया था और मोटिवेट भी किया था। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आते ही जो मध्य प्रदेश के डीएड साथी हैं, तो उन साथियों ने क्या है कि डीपीआई विभाग के आगे अभी ये हाल ही में जो है कि 18 तारीख के आसपास जो है, नहीं 16 तारीख के आसपास में धरना शुरू कर दिया था। ये 18 तारीख का, ये डेट कंफर्म नहीं था, क्योंकि जो 15%, लगभग 13% जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, तो उस लिस्ट में जो 13% कैंडिडेट छूटे थे, तो उनको 2 डेटें दी थी, 16 अगस्त और 22 अगस्त की जो डेटा दे रखे हैं, वो डेटा भी दे रखे हैं, और लास्ट 31/8 तक उन लोगों को अभी ज्वाइनिंग करना है। 31/8 तक का उनका ज्वाइनिंग का अंतिम डेट दिया है। इसी बीच जो है कि लगभग जो सेकंड मेरिट लिस्ट के जो कैंडिडेट थे, लगभग 5,500, उन लोगों के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी संबोधित किया, उनको भोपाल बुलाया था, और इधर जो है कि डीएड वालों का डीपीआई विभाग का धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो साथियों, अब जैसे जैसे आपने सुना होगा कि डीएड वालों ने जो है कि एक याचिका जो है कि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में डाल दी है। जबलपुर हाईकोर्ट में जो याचिका डाल दी, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो याचिका डाली है वो कुल मिलाकर के डीएड वालों के लिए घातक, और जो बीएड वाले हैं उनके लिए अति अच्छी हुई है। बहुत बढ़िया, मतलब उनके लिए एक अच्छी चीजें हो सकती है विशेषज्ञ के तौर पर। तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया, यानी कि संजीवनी का काम करेगी वो याचिका।
तो साथियों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे। देखिए सबसे पहले तो डीएड वालों ने उकसावे में आकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को लेकर के कोर्ट में याचिका डाली। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, क्या जो बीएड वाले हैं उनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश में रद्द हो जाएगी? क्या बीएड वालों को मध्य प्रदेश प्राथमिक जो शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं उनको निकाल दिया जाएगा और पुनः मेरिट बनेगी? तो साथियों ये बड़े सवाल हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहे होंगे। आपको भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, डीएड वाले साथियों को भी कंफ्यूज कर रहे होंगे। और उनका जोश अभी लगभग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के बड़ा उसमें होगा, सातवें आसमान में होगा। काफी जज्बा और जोश उनके ऊपर, जुनून दिख रहा होगा। लेकिन ये कहीं न कहीं उनके लिए बड़ा दुखदायी साबित होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि जो 28 तारीख को इनके डीएड के केस की जो फर्स्ट हियरिंग लगी है, तो उसमें जो है कि केस को समझने में हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जजेज होंगे उस केस की जो ग्राउंड्स बने उस ग्राउंड की समीक्षा होगी, उस ग्राउंड को बताया जाएगा कि क्या होगा, कैसा होगा, ये चीज बताया जाएगा। ठीक है, उस केस को लेकर के। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी बार अगर तारीख लगती है तो दूसरी बार जो है कि जिन जिन डिपार्टमेंटों को लेकर के बात आएगी तो उन डिपार्टमेंटों को जो है कि सूचना भेजी जाएगी कि आप बताइए कि ये भर्ती सही है या नहीं है, ये कैसे हुआ, क्या है। तो वो यानी कि जिनके अगेंस्ट ये केस डाला होगा, चाहे वो डीपीआई विभाग हो, ट्राइबल हो और स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश हो और एनसीटी, तो इनको जो है इत्तला किया जाएगा। संबंधित डिपार्टमेंट के एडवोकेट वहां पर खड़े होंगे। एडवोकेट खड़े होने के बाद फिर जो है बहस शुरू होगी। बहस शुरू होगी तो ठीक है, उसके बाद जो भी है डिपार्टमेंट से, जिन जिन डिपार्टमेंटों से उनको कोर्ट काउंटर भी भेजता है। तो लगभग काउंटर का जवाब आने में आप समझ सकते हो सरकार 4 सप्ताह का टाइम तो कम से कम मांगती है। 4 सप्ताह का टाइम मांग सकती है, उससे ज्यादा समय भी मांग सकती है, ये चीज बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है मध्य प्रदेश में इलेक्शन है। मध्य प्रदेश में नवंबर में इलेक्शन है। तो इस दरमियान देखिए, इस दरमियान तो बहुत सारे आचार संहिता होंगी, नए रिक्रूटमेंट आने की संभावना बहुत कम होती है कि नई वैकेंसियां निकाली जाए। तो बहुत कम जो है कि संभावना रहेगी कि जो नए रिक्रूटमेंट, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। ये चीज आप समझ रहे हैं। केवल सितंबर बीच में है बस, और 28 दिन का समय निकलता है। तो आप सोच लीजिएगा 28 से 28 दिन का, तो पहली हियरिंग में ही आपको 1 महीना आपका खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे केस 4-5 हियरिंग जाएगा तो डिपार्टमेंट से आप लोग सोचेंगे कि डिपार्टमेंट से आंकड़े मांगे जाएंगे। फिर डिपार्टमेंट संबंधित विद्यालय, संबंधित विभाग को जो है कि कोर्ट से, डिपार्टमेंट से आंकड़े मांगे जाएंगे कि कितने लोग हैं। फिर उनका जो है कि पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा, डाटा एनालिटिक डाटा इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद जो है कि विज्ञप्ति के बारे में जो है कि कैसे कैसे जो डाटा मांगा, कैसे विज्ञप्ति किस ब्लॉक में, किस जिले में कितनी थी, ये डाटा मांगने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर उसके बाद जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम में कितने लोग बैठे और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद जो है कि जो लोग 1-2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए उन लोगों की लिस्ट क्या थी। तो देखिए बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा उन लोगों का 1-2 नंबर से। तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट, कितने लोग एग्जाम में बैठे, कितने लोग क्वालिफाई हुए, कितने न क्वालिफाई नहीं हुए, तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखा जाएगा कि जो बीएड वालों को आगे सेपरेट भी किया जाए तो मेरिट कितनी जा रही है। फिर नॉन क्वालिफाई लोग हैं तो री एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करा सकते, ये भी आपको बात बता दूं मैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा कि यानी कि नेक्स्ट न्यू भर्ती के लिए ये प्रोसेस जाएगा। और जो लोग यथावत हैं तो वो लोग तब तक भी यथावत रहेंगे, क्योंकि अब देखिए इस बीच में इलेक्शन आ जाता। अब मान लिया जाए लगभग ये मैटर एनसीटी के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन का उसका हवाला है,
तो कहीं कहीं एनसीटी से अबेटमेंट लाने की भी बात करेंगे। नए अबेटमेंट में आने में भी लगभग 45 दिन की वो रूपरेखा तैयार होगी। कम से कम नए अबेटमेंट लाएंगे, नए अबेटमेंट में इन लोगों के लिए भी रूपरेखा तय आएगी कि बीएड को लेना है या नहीं लेना है। अगर बीएड को लेना है करके आ जाता है बहुत सारे स्टेटों में, क्योंकि अभी तो जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग, शांतिपूर्वक धरना कर रहे अपने हक के लिए। देखिए सीधी सी बात बता रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो जनहित में नहीं है। एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भी इस चीज को समझ रहे होंगे, जो न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है इसको। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन न्यायोचित, एक तरफ आपने जो है कि बीटीसी वालों को अंदर कर लिया, बीएड वालों को बाहर कर दिया। अगर देखा जाए तो हम लोग भी ये नहीं चाह रहे थे कि डीएड वाले भी बाहर हों और बीएड वाले भी बाहर हों। हम चाह रहे थे कि दोनों को कंसीडर कर लिया जाए, ये हिसाब से देखा जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस ये चला जाएगा। और इस दरमियान अगर इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, देखिए इलेक्शन जब हो जाएंगे तो कहीं न कहीं जो है कि राज्य हाईकोर्ट की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी होती है, भागीदारी होती है इलेक्शन को संपन्न कराने में। तो ये संपन्न कराने में बहुत सारा समय आप लोगों का लग जाएगा। एक विशेषज्ञ के भांति अगर आप किसी व्यक्ति को सुने तो वो लोग यही कहेंगे। अब रही बात, अगर बाय द वे जो है कि मध्य प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट हार जाती है तो नई सरकार के गठन में ठीक है समय लगेगा। नया सरकार गठित होगी तो फिर मंत्रियों के पद जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करने, मंत्रियों की जिम्मेदारी या मंत्रियों के पद देने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में समय लगेगा। उसके बाद संबंधित शिक्षा मंत्री को भी बहुत समय लग जाएगा उन आंकड़ों का अध्ययन करने में, उन चीजों को समझने में, जहां पर लगभग 2 साल से जो है कि यानी कि 10 साल से मामा सरकार है। मामा सरकार के हर मंत्री को पता है कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम करे हैं। अब ऐसे में जब अगर नई गवर्नमेंट बनती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अगर मामा सरकार आ जाती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती, कांग्रेस को ये नई चीजें समझने में भी बहुत लंबा समय लग जाएगा और नए रिक्रूटमेंट आने में भी समय लग जाएगा। आप देखिए कि इलेक्शन के बाद जो भी सरकार जीतेगी तो सोचिए उसको तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू के 3 साल तो वैकेंसी निकलने से भी रही और इधर केस भी लंबा चलेगा और जजमेंट इतनी जल्दी आपने देखा होगा। मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूं, जब 12 जनवरी को बीएड वर्सेस बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुरक्षित रखा गया था, ठीक 8 में डिसीजन को सुरक्षित रखने के बाद डिसीजन को सुनाने में भी 8 महीने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। अगर 5 महीने यहां पर इन लोगों को नौकरी करते हुए 8 और जोड़ लो, नॉर्मली 8 और जोड़ लो तो कितने हो गए, 13 महीने हो गए, 1 साल से भी ऊपर हो गए। तो 1 साल से ऊपर तो यही मान के चलो, 1 साल से ऊपर। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस, संविधान का प्रोसेस है, संवैधानिक प्रोसेस में ये चीजें हैं या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। फिर ये लोग अच्छे वकील खड़े करेंगे, जो लोग नौकरीशुदा हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छे एडवोकेट को रखेंगे, अच्छे एडवाइस रखेंगे। मैं यहाँ पर अगर मैं समझता हूँ तो कुल मिला के जो डीएड वालों का है उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। और इसको मैं ऐसे तो वैसे मैं आपको हतोत्साहित तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आप हो सकता है कि केस नहीं करते, सीधे अपने हक की बातें करते तो डिपार्टमेंट हो सकता पोस्टों को बढ़ा सकता था, बहुत सारी चीजें कर सकती। अब देखिए अचानक से आप लोगों ने जो है याचिकाएं दायर करती हैं, याचिका में अपने हक की बात कही है, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय है, तो आप अगर सही भी हैं तो इस जजमेंट को आने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, कि बहुत लंबा समय कह नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो वो होगी कि अल्टा पलटी होगी तो उस अल्टा पलटी में यानी कि चीज़ों को पलटा जाएगा, समझा जाएगा, तो उसमें कितना समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं जो भी लोगों के आवेदन होंगे हर चीज़ को पलटा जाएगा। तो और नई तब तक नई सरकार का गठन है, तो नई सरकार के आते ही आप जो है कि रोजगार की संभावना को नहीं के बराबर माने, कि लगभग सरकार को जब 3 साल हो जाते हैं, आपने पिछली भर्ती को भी देखा, 3 साल के बाद ही वो जब 2 साल बचे होते हैं गवर्नमेंट के, तो तब वो वैकेंसियाँ निकालते हैं, तो उससे पहले वो अपना मस्त रहते हैं। तो साथियों कुल मिला करके शायद आप लोग मेरी बात से नाराज होंगे,
मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग नाराज न हो, आप लोग भी अपनी समस्याओं को बताएं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की भी बात मैं रखूंगा। ऐसा नहीं है कि उचित प्लेटफॉर्म में आपकी बात नहीं रखूँ। हाँ, आपकी बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि आप लोगों की जो लीगल वो रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगी और किस तरीके से होना। फिलहाल जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं, तो मेरा लक्ष्य होता है कि आपको समझाना। अगर इलेक्शनों से पहले आपकी वैकेंसी आ जाती, अभी वैकेंसी आ जाती, तुरंत ही जो है ये लिस्ट जारी होती, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होती, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं कि सिलेक्शन हो जाता। अब अगर जो है कि हाई कोर्ट जो नई मेरिट लिस्ट होती है उसमें रोक भी लगाता है, तो बताओ कितना गलत हो जाएगा, आप ही लोगों के साथ गलत हो जाएगा। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है तो उसमें जो है कि लास्ट जो टाइम दे दिया है वो 31/8 तक जो है ज्वाइन, 31/8 तक जाएंगे ही नहीं लोग, उससे पहले जो है ज्वाइनिंग कर लेंगे। क्योंकि जो ये 13% है इसमें डीएड भी थे और बीएड भी है, सभी लोग हैं, तो वहां तक क्यों जाएंगे वो लोग। उन्हें ज्वाइनिंग करना है उससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, तो लोगों ने हाथों हाथ जैसे ज्वाइनिंग लेटर उनको मिले तो वैसे ही उनने ज्वाइनिंग कर ली होगी। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां रद्द करी जाएंगी, पुनः मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी, और पुनः मेरिट लिस्ट के बाद पुनः जो है जो लोग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाए उनको फिर सम्मिलित किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, जो 1-2 नंबर से मेरिट लिस्ट में रुके हैं क्या उनको शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मेरे हिसाब से भी समझ पाना बड़ा परे है, और जो आप लोग कोर्ट केस आप लोगों ने याचिका डाली, मेरे हिसाब से ये आप लोगों ने खुद अपना नुकसान कर लिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।